हेलो स्टूडेंट, आपका फिर एक बार स्वागत है वर्टेक क्लासेस में। आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज का थर्ड सेट डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सेट में हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन क्वेश्चन का आंसर हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन आपके दिए गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनर्ट इन्वायरमेंट और वैक्यूम। तो आपको पता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। ये डिटेल आपको पढ़ाया गया है कि जब भी किसी स्पेक्ट्रल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग होती है तो वहाँ पर हमको जीमन इफेक्ट मिलता है। वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जीमन इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉइसन बैक इफेक्ट मिलता है। जीमन इफेक्ट में ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 प्लेन पोलराइज कंपोनेंट, जिसमें सेंट्रल अनशिफ्टेड जो होता है उसको हम लोग पाई और जो उसके साइड होते हैं शिफ्टेड उसको हम लोग सिग्मा कंपोनेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो ऑप्शन आपका बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ। ऑप्शन आपका दिया गया है एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन एंड फोटॉन। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप ये कह सकते हो कि द इंसिडेंट स्कैटरिंग ऑफ ए फोटॉन बाय ए मॉलिक्यूल दैट इज रेज टू हाई एनर्जी लेवल, इसी को हम कहते हैं रमन इफेक्ट। एंड आपको पता ही है कि इसको डिस्कवर किया था सीवी रमन ने। तो जो सेकेंड आपका क्वेश्चन है उस सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा फोटॉन। थर्ड क्वेश्चन, जीमन इफेक्ट कुड नॉट बी प्रूव्ड बाय। जीमन इफेक्ट किसके द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आपके हैं क्वांटम मैकेनिक्स, बोर मॉडल, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एलएस कपलिंग। तो ये भी आपको पता है कि बोर जो मॉडल था वह सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जीमन इफेक्ट के बारे में। इट वॉज लेटर बाय यूजिंग द क्वांटम मैकेनिक्स, हैमिल्टन ऑपरेटर और एलएस कपलिंग का हेल्प लेकर या उसको यूज करके हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाते हैं जीमन इफेक्ट को। तो करेक्ट आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरे इज। एक्सरे के वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो क्या होती है? ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, इस ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, 1 नैनोमीटर टू 0.001 नैनोमीटर। क्योंकि जो एक्सरे आपका रीजन होता है वह अल्ट्रावायलेट रीजन और गामा के बीच एग्जिस्ट करता है, जिसकी रेंज आप वेवलेंथ की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 0.001 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड एज। फोटॉन की जो इलास्टिक स्कैटरिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? तो ये आपको पता है, रमन इफेक्ट में आपने पढ़ा हुआ है, रेले स्कैटरिंग इसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द जीमन इफेक्ट इज नॉट यूज्ड इन। जीमन इफेक्ट को किस में यूज नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन आपका है NMR, MRI, ऑप्टिकल एम्पलीफायर और लेजर कूलिंग। तो अगर हम जीमन इफेक्ट के एप्लीकेशन को डिस्कस करें तो वहाँ पर हमको NMR में, MRI में और लेजर कूलिंग में जीमन इफेक्ट का यूज मिलता है, लेकिन ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जीमन इफेक्ट का हमको यूज नहीं मिलता है, क्योंकि ऑप्टिकल एम्पलीफायर में जिस इफेक्ट का आपको यूज मिलेगा वो आपका रमन इफेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी होगा, ऑप्टिकल एम्पलीफायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्सरे आर नॉट यूज्ड इन। एक्सरे को कहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं, यह नहीं यूज होता है? फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोसेल, जिगर ट्यूब और आयोनाइजेशन चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, फोटोसेल में, बिकॉज द एक्सरे आर नॉट यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म, सॉरी, एक्सरे आर नॉट यूज्ड इन। तो एक्सरे जो यूज होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है,
जीगर ट्यूब में यूज होता है एंड आयोनाइजेशन चैम्बर्स में यूज होता है। लेकिन जो फोटो सेल्स होता है उसमें आपका विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर पूछ रहा है कि आर नॉट यूज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, फोटो सेल। बाकी तीनों ऑप्शन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरे आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे स्ट्राइक। इसके ऑप्शन है डेंस मेटल एनोड, डेंस मेटल कैथोड, फ्लोरोसेंट मेटल और नॉन मेटल। आठवें के इन चार ऑप्शन में इसके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1895 में साइंटिस्ट थे, विलियम रोंगस्टन का नाम था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करता है किसी डेंस मेटल एनोड से, तो वहाँ पर कुछ रे एमिटेड होती है, जिसको ऑब्जर्व किया गया था। तो बाद में वो एक्सरे के रूप में पाई गई और इन रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डेंस मेटल एनोड होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग रमन स्कैटरिंग। रमन स्पेक्ट्रिंग के द्वारा हमको कौन सा इसमें से ऑब्जर्व नहीं होता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको दिए गए हैं टोटल एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो रमन स्कैटरिंग में जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, किसी एक फोटान का किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, उस इन इलास्टिक स्कैटरिंग में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे। एक्सरे के द्वारा इसमें से कौन सा डिजीज है जो कि डिटेक्ट किया जाता है। आपके ऑप्शन है ब्लैडर इन्फेक्शन, निमोनिया, डायरिया एंड फीवर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आफ्टर टेकिंग एक्सरे चेस्ट का अगर हम एक्सरे टेस्ट करते हैं तो उस केस में निमोनिया को हम लोग डिटेक्ट करते हैं और वहाँ पर एक लंग में वाइट स्पॉट बनता है। अगर एक्सरे को क्या ध्यान से देखा जाए इस पर्टिकुलर बीमारी में, तो वहाँ पर लंग्स में एक वाइट स्पॉट बन जाता है जो कि निमोनिया का इंडिकेशन देता है। तो ऑप्शन आपका होगा बी, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूजेस विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। तो इसमें ऑप्शन आपका है पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और कोहेरेंसी। तो 11 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो डिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर और एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो क्रिस्टल होता है वो डिफ्रेक्ट करता है इंसिडेंट एक्सरे बीम को, तो इसलिए डिफ्रैक्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अगर आपको पता हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में n और n+2 के बराबर होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, √n n+2। यहाँ जो n होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपकी अगर 0 है तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन लाइज इन द माइक्रोवेव रीजन, विजुअल रीजन, यूवी रीजन एंड एक्सरे रीजन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, विजुअल रीजन, बिकॉज द रेडिएशन यूजेस इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइज इन द विजुअल रीजन और लो इंफ्रारेड रीजन, और ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी की बीम होती है। हीलियम नियॉन जो लेज़र है वो आपका यूज़ किया जाता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट। तो 13 का जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, विजुअल रीजन।
विजुअल के साथ साथ आपका लो इंफ्रारेड रीजन भी। क्वेश्चन नंबर 14 में विच फिनोमिना इज यूज्ड फॉर विच फिनोमिना इज शो बाय द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन सी फिनोमिना शो हो रही है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं एक्सरे स्कैन, सीटी स्कैन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एक्सरे प्रोडक्शन। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बिकॉज द गिवन फिगर शो द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बिकॉज एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल। आप फिगर में देख रहे हो, विच कॉजेज इट टू डिफ्रैक्ट। और अभी आपने ऊपर देखा डिफ्रैक्शन की फिनोमिना एक्सरे से कैसे रिलेटेड होती है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होगा, क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। एट हायर मैग्नेटिक फील्ड द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट इज डिस्टर्ब, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड 15। इसमें देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका पॉइसन बैक इफेक्ट होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन में भी दिया गया है। वीक मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग होती है जीमन इफेक्ट देता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है वो पॉइसन बैक इफेक्ट में दिया गया है। तो 15 का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो होगा पॉइसन बैक इफेक्ट। ओके। 16 द रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ स्टोक्स लाइन व्हेन delta nu is greater than 0, delta nu is less than 0, delta nu is equal to 0, does not depends on delta nu। यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट एंड आफ्टर कोलिजन के बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है 0 से ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा, या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, डेल्टा न्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर होता है तो ऐसे केस में जो रमन इफेक्ट हमको मिलता है वो कॉन्सिस्ट करता है स्टोक्स लाइन, एंड व्हेन इट इज नेगेटिव रमन इफेक्ट इज सेड टू बी कॉन्सिस्ट ऑफ एंटी स्टोक लाइन। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 द परटर्बेशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो ये भी आपकी एक नोन वैल्यू होगी। ऑप्शन आपका है म्यू इंटू बी, म्यू इंटू ई, माइनस म्यू इंटू ई, एंड डी है माइनस म्यू इंटू बी। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, माइनस म्यू इंटू बी, जहाँ पर म्यू को हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, और बी आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 द रमन शिफ्ट जनरली लाइज बिटवीन। रमन शिफ्ट जो है किस रेंज में लाइज करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 18 में, उसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, 100 to 4000 पर सेंटीमीटर में, बिकॉज द जनरल इफेक्ट जनरली लाइज इन बिटवीन दिस रेंज एंड दिस फॉल्स इन फार एंड नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये डिटेल में फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे और वेवलेंथ के आधार पे रमन शिफ्ट को स्टोक, एंटी स्टोक से लेके सारी चीज़ों का एक लिस्ट बना के वो प्रोवाइड किया गया था नोट्स के समय में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें। जीमन इफेक्ट यूज टू स्टडी विच प्रॉपर्टी ऑफ सन। 19 क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज हेले, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि जो जीमन इफेक्ट है वो सोलर स्पेक्ट्रा के केस में किस तरह का रिजल्ट देता है। उन्होंने इंडिकेट किया था कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वह सन में प्रेजेंट होती है, और इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन है उसका डिटेक्शन हो पाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मैग्नेटिक फील्ड। 9 रमन लाइन्स आर। रमन लाइन्स क्या होती है? वीक होती है, स्ट्रांग होती है, कर्व होती हैं, या ब्लरी होती हैं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा,
क्योंकि द लाइन्स ऑब्जर्व इन द रमन इफेक्ट आर जनरली वीक, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 21 जीमन एनर्जी इज विच एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मैग्नेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए मैग्नेटाइजिंग एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड द जीमन एनर्जी। जीमन एनर्जी का डेफिनेशन क्या बात करोगे, तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए मैग्नेटाइजिंग एक्सटर्नल फील्ड को ही हम लोग कहते हैं जीमन एनर्जी। और ये जनरेट होता है किसके रूप में, तो यह जनरेट होता है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी जो होती है उसके इंट्रैक्शन से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेजर फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, और इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो देखिए, ये भी आपका वेल नोन इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपका होगा हीलियम नियॉन लेजर। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 23 द नंबर ऑफ स्प्लिट लेबल इन मैग्नेटिक फील्ड इज। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2n है, 2n+1 है, 2l है और 2l+1 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 2l+1 because the pattern and amount of splitting of the spectral line in a magnetic field is the signature of strength of magnetic field. So the number of split level are given by 2l+1. Option D इसका correct option होगा। Question number 24 which of the following lines are more intense। इसमें से कौन सी जो लाइन होती है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है, स्टोक लाइन, रेले स्कैटर्ड लाइन, एंटी स्टोक लाइन्स एंड ऑल हैव सेम इंटेंसिटी। इसमें जो रेले लाइन्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होती हैं। तो 24 का ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 द नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल ऑफ इन 2p ऑर्बिटल वुड बी। 2p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें जो करेक्ट आंसर आपके दिए गए 1, 2, 3 एंड 5, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अभी आपने ऊपर देखा कि स्प्लिटिंग लेवल किसी ऑर्बिटल की जो होती है वो आपका 2l+1 होता है, 2l+1। और p ऑर्बिटल के लिए, p के लिए l की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 होगी, तो 2 × 1+1 ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका 3 होगा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इन विच ऑर्बिटर डज द स्प्लिटिंग ऑकर। अभी देखिए जस्ट ऊपर वाला प्रॉब्लम अगर आपने डिस्कस किया है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो कि इसी एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग हुई है वो 3 स्पेक्ट्रल लाइन या 3 कंपोनेंट में हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर। और ऊपर आपने देखा था कि P के लिए 2P के लिए जब आपने निकाला था तो नंबर कितने आए थे, 3 आए थे। तो यहाँ अगर 3 स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिल रही है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो P होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी जस्ट ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम सेम कर सकते हो, रिलेटेड है एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 27 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 आयन इज। Fe पर 2+ चार्ज है का अगर हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो अभी आपने देखा इसका भी एक ऑप्शन ऊपर मिला था। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला था वो आपका था √n+2, जिसमें जो n होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये E पर अगर +2 चार्ज है तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके 4 होंगे। n की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, क्योंकि D में आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी एक जो है उसमें पेयरिंग होती है, 4 अनपेयर्ड होते हैं। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो अंडर में 4, 4+2, 4+2 6 × 4, ये कितना हो जाएगा, अंडर हो जाएगा 24। और इसको आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आपकी आती है नियरली इक्वल टू 4.8। तो इसमें देखिए आपका कोई ऑप्शन दिया हुआ है 4.8, ऑप्शन डी है, इसलिए 27 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 4.8। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का।
फॉर ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड टू अपीयर इन द रमन स्पेक्ट्रम व्हाट मस्ट चेंज। फॉर ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड टू अपीयर इन रमन स्पेक्ट्रम व्हाट मस्ट चेंज। क्या चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मॉलिक्यूलर शेप एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। बिकॉज फॉर ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड टू अपीयर इन द रमन स्पेक्ट्रम द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी मस्ट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी ऑप्शन डी में है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके पहले क्वेश्चन आपका आया था इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या पूछ रहा है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो वो आपका जीमन इफेक्ट कहलाता है, और वही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ऐसे केस में हम उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पूछ रहा है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टार्क इफेक्ट। नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट। Fe है और Fe पर 2+ चार्ज है। तो अभी आपके 1-2 क्वेश्चन पहले इस तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें Fe2 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी गई थी। तो Fe और Fe2 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट। सॉरी, 3 ऑप्शन यहाँ पे है। Fe+2 चार्ज है एंड Fe+3 पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी आपने ऊपर देखा था Fe+2 पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो उस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आपका निकलता है उसके लिए आपका एक्सप्रेशन था √1 के रूप में। जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 33, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया था √n+2 के रूप में। तो यहाँ पर अगर आप उससे कैलकुलेट करते हो Fe का, Fe2 का और Fe+3 का, तो इस केस में Fe और Fe पर +2 चार्ज अगर है तो दोनों ही केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। और अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर जो वैल्यू आपकी आई थी, अभी आपने कैलकुलेट किया था, 24 आया था, यानी कि 4.8 के नियर अबाउट आया था। तो ये दोनों वैल्यू Fe और Fe प्लस जो +2 चार्ज है उसके लिए 4.8 ही आंसर आएगा। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो Fe एंड Fe पर +2 चार्ज होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये आपका टोटल एक शॉर्ट सॉल्यूशन था जिसको कि एक्सप्लेन जहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट किया हुआ है इसलिए क्योंकि आपका टाइम भी इसमें ज़्यादा स्पेंड ना हो, बच सके और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर भी कर सकें, इसलिए थोड़ी सी स्पीड इसमें हमारी फास्ट है। लेकिन हमको चूँकि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना था इसलिए हमने इस तरह के प्रोसेस को यहाँ पे अडॉप्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।